हेलो स्टूडेंट, मैं मंजू मीना, महिला पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्व फिजियोलॉजी। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फिजियोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी है और उनकी पूरी डिटेल पढ़ी थी और सेल का स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे नर्व फिजियोलॉजी। नर्वस सिस्टम शरीर का कम्युनिकेशन सिस्टम है, मतलब इसी के थ्रू हमारे शरीर के सारे सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन के सिग्नल शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचते हैं। इस सिस्टम के द्वारा शरीर में संचालित वेरियस ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर उन्हें कंट्रोल किया जाता है। शरीर के विभिन्न पार्ट्स के टिश्यूज़ तथा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन तथा रिलैक्सेशन नर्वस सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। मतलब क्या है कि जैसे हमारे शरीर में विभिन्न काम होते हैं, हमारे हाथ हिलना, हमारे पैर हिलना, हमारे सारे कामों का कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता है? हमारे सारे कामों का कोऑर्डिनेशन इसी नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें कोऑर्डिनेट करना, हर चीज़ का काम, सारा जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास है? नर्वस सिस्टम के पास है, या नर्वस सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। नर्वस सिस्टम बहुत ही एडवांस और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये एडवांस सिस्टम है, पर साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा बना हुआ होता है। तो सीएनएस में क्या आता है? हमारा ब्रेन आता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलियम और ब्रेन स्टेम, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन के हम 3 पार्ट्स डिस्कस करेंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलियम और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम ये ब्रेन का अपर पार्ट होता है और इसमें 2 हेमिस्फेयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। और ये दोनों हेमिस्फेयर दोबारा फिर 2-2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। लेफ्ट हेमिस्फेयर में 2 लूप होते हैं, लेफ्ट लूप और राइट लूप। तो लेफ्ट लूप में आता है फ्रंटल लूप और टेम्पोरल लोब। इसी तरीके से राइट हेमिस्फेयर में भी 2 लोब होते हैं, पेरिटियल लोब और ऑसिपिटल लोब। ब्रेन का एक्सटर्नल कवर सेरिब्रल कोर्टेक्स कहलाता है। जो ब्रेन पे एक्सटर्नल कवर होता है वो कहलाता है सेरिब्रल कोर्टेक्स। शरीर में विभिन्न सेंसरी इनपुट कोर्टेक्स में पहुंचते हैं। तो शरीर से डिफरेंट सेंसरी इनपुट, यानी कि जो हम सेंस करते हैं वो सारे सिग्नल्स कहाँ पहुंचते हैं? कोर्टेक्स में मिलते हैं। जैसे कि हमने किसी गर्म चीज़ को पकड़ लिया तो हमारा हाथ की स्किन जो है वो सेंस करेगी कि हमारा हाथ जल रहा है, तो वो सिग्नल किसको भेजेगी? वो ब्रेन को भेजेगी और ब्रेन उसके हिसाब से रिएक्टिव सिग्नल भेजता है। वो भी किसके थ्रू जाता है वो सिग्नल हाथ तक? इन्हीं नर्व्स के थ्रू जाता है। तो उससे हमारा हाथ को एक्शन देता है, ब्रेन सिग्नल भेजता है हमारे हाथ को कि हमारे हाथ को उस चीज़ को छोड़ना है, उस गर्म पार्ट को छोड़ना है, मतलब उससे दूर करना है अपना हाथ। तो हम फटाफट से जिस गर्म चीज़ को हमने छुआ उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसी सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे सिग्नल शरीर के विभिन्न पार्ट से ब्रेन्स तक जाते हैं और ब्रेन जो है वो रिएक्टिव सिग्नल भेजता है इन्हीं के थ्रू शरीर के विभिन्न हिस्सों में, जहाँ पर विभिन्न स्पेसिफिक रीजन में उनके अनुसार रिएक्टिव सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं और उसी हिसाब से ब्रेन अलग अलग रिएक्टिव सिग्नल्स भेजता है। हियरिंग, विजन, टच, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा विभिन्न मसल्स को कंट्रोल करता है। तो इससे हम कुछ सुनकर सिग्नल करते हैं, हम कुछ सेंस करते हैं, तो हमारे कान उन्हें सुनते हैं, फिर हमारी ब्रेन उसको एनालाइज करके हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में रिएक्शन करने के सिग्नल भेजते हैं। अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, अगर हम कोई चीज़ टच करते हैं या हमें किसी चीज़ की स्मेल आती है तो ब्रेन उस हिसाब से सिग्नल भेजता है। जैसे अगर हमने कोई चीज़ खा ली, वो कड़वी है, तो अचानक से हमारा क्या होगा? हम रिएक्ट करेंगे, हम उसको थूकेंगे, है ना। तो क्या होता है? ये ब्रेन ने हमारी मुंह को सिग्नल भेजा कि भाई ये चीज़ कड़वी है, ये हमें नहीं खानी है। तो इस तरीके से ब्रेन डिफरेंट सिग्नल्स शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में भेजता है रिएक्ट करने के लिए। फ्रंटल लोब जो होता है वो इंटेलिजेंसी, क्रिएटिव और इमेजिनेशन के लिए होता है। मतलब जितने भी डिफरेंट थॉट्स आते हैं, क्रिएटिव थॉट्स, इमेजिनेशन थॉट, ये सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रंटल लोब। इस पार्ट में बहुसंख्यक सूचनाओं को टेम्प्रेरी स्टोरेज तथा को रिलेशन स्थापित होता है। इस पार्ट में क्या होता है? टेम्प्रेरी डेटा स्टोर होता है और यह पार्ट हायर मेंटल ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बहुत ज़्यादा हायर मेंटल ऑपरेशंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव काम, बहुत ज़्यादा मेंटल ऑपरेशंस के लिए ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर है सेरिब्रल कोर्टेक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक तो मोटर सेंटर होता है और एक सेंसरी सेंटर होता है। सेरिब्रल कोर्टेक्स का मोटर सेंटर पार्ट जो होता है वो बॉडी के मूवमेंट से रिलेशन स्थापित करता है, कि बॉडी का मूवमेंट कंट्रोल करता है वो, कि कब हाथ हिल रहा है, कब पैर हिल रहा है, तो हमारे पूरे शरीर के मूवमेंट में वो क्या करता है? कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। और जो सेंसरी सेंटर होता है उसमें क्या होता है? नर्वस सिस्टम से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार रिएक्शन सिग्नल जनरेट होते हैं। जो नर्वस सिस्टम ने हमें सिग्नल भेजे उस हिसाब से रिएक्टिव सिग्नल्स जनरेट होंगे।
सेंसरी सेंटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पिछले हिस्से में होता है और जो मोटर सेंटर होता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी का बैलेंस बनता है वो फ्रंट पार्ट में होता है। ये चीज़ें अभी हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये सेंसरी सेंटर का रिएक्शन सेंटर है। विजुअल सेंसेशन ऑसिपिटल लोब तथा हियरिंग सेंसेशन टेम्पोरल लोब में होता है। अगर हम कोई चीज़ देखकर सेंस करते हैं, कोई चीज़ देख के मतलब हमने कुछ देखा कि भाई सामने से कोई आदमी आ रहा है चाकू लेकर, तो वो किसने देखा? हमारी आंखों ने देखा। तो वो क्या हुआ? हमारी वो चीज़ क्या हुई? वो चीज़ हुई विजुअल सेंसेशन। तो ये किसने महसूस किया? ये ऑसिपिटल लोब में हुआ ये काम। ऐसे अगर हम सुनकर कोई चीज़ सेंस करते हैं तो वो चीज़ होती है टेम्पोरल लोब में। टेम्पोरल लोब में ही लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज होती है। कई बार कोई चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत समय तक याद रहती हैं, जैसे हमारी बचपन की कोई बात ऐसे, तो वो चीज़ें जाके कहाँ स्टोर होती है? वो चीज़ें जाके स्टोर होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज जो है हमारी किस में होती है? टेम्पोरल लोब में। फिर हम लोगों ने 3 पार्ट्स पढ़ने थे, सेरिब्रम, सेरिबेलियम, ब्रेन स्टेम। तो सेरिब्रम पूरा हो गया, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेरिबेलियम। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। यह पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ये पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। ये पार्ट भी सेरिब्रम की तरह 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है। तो सेरिब्रम की तरह इसमें भी 2 हेमिस्फेयर होते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है ये। वह सेरिब्रम कोर्टेक्स से प्राप्त सेंसरी सिग्नल्स की रिएक्शन का एनालिसिस कर मोटर नर्व के द्वारा रिलेटिव मसल्स को एक्टिव करता है और सेरिबेलियम फिजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है? इसमें भी रिएक्शन सिग्नल्स जनरेट होते हैं और हमारे बॉडी के बैलेंस बनाने में ये हेल्प करता है। फिर नीचे आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है और ये क्या करता है? ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। तो ब्रेन स्टेम ब्रेन का लोएस्ट पार्ट होता है तथा सेरिब्रल कोर्टेक्स व सेरिबेलियम के नीचे होता है। सेरिबेलियम और सेरिब्रल कोर्टेक्स के नीचे होता है ब्रेन स्टेम, सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ये ब्रेन का। और ये क्या करता है? तथा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का कार्य करता है। ब्रेन स्टेम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो 4 पार्ट? मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन और डाइसेफिफोलन। मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन स्टेम का लोएस्ट पार्ट है। इसके द्वारा हार्ट रेगुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन व लंग्स में एयर सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा में क्या होता है? ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। इसके द्वारा हमारा हार्ट का रेगुलेशन होता है और ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरे शरीर में। पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो प्रोसेस है ये कंट्रोल करता है। हमारी रेस्पिरेशन वाली जो क्रिया है, सांस की जो क्रिया है, उसको रेगुलेट करता है। लंग्स में हवा आने जाने वाला एयर सर्कुलेशन को ये कंट्रोल करता है। और जो मिड ब्रेन होता है वो ब्रेन स्टेम का अपर पार्ट होता है, ऊपरी हिस्सा होता है। और जो डाइसेफोलन है वो ब्रेन का मिड पार्ट है ना, और ये ब्रेन के फ्रंट पार्ट में होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस होता है, थैलेमस सेरिब्रम के कोर्टिकल सेंसरी सेंटर के सेंसरी रूट्स में सेंसरी सिग्नल हेतु रिले की भूमिका प्रदर्शित करता है। और थैलेमस का जो लोअर पार्ट होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। इसके द्वारा शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इसी के थ्रू रेगुलेट होता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वो भी इसी के थ्रू रेगुलेट होता है। इसमें हमारी भूख लगने, जैसे हमें फील होता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है या मुझे नींद आ रही है या कभी हम खुश होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो सब इसी के थ्रू रेगुलेट होते हैं, हाइपोथैलेमस के थ्रू। तो ये क्या है? ये उन सारी चीज़ों का रेगुलेशन सेंटर है। भूख, प्यास, नींद, फीलिंग्स, इमोशन, इन सब का रेगुलेशन सेंटर है हाइपोथैलेमस। तो ये जो भाग है ये लाइफ रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। ब्रेन हमारा पूरा हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने कहा था 2 चीज़ों से मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन हमने पढ़ लिया, ब्रेन के तीनों पार्ट्स पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। यह मेडुला ऑब्लंगेटा का एक्सटेंशन होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा बढ़कर क्या बन जाता है? स्पाइनल कॉर्ड बनता है। इसमें सिलेंड्रिकल टिश्यूज़ होते हैं, मतलब ये टिश्यूज़ के शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, जिनकी थिकनेस 15 to 20 mm होती है और जिनकी लेंथ 380 से 450 mm तक होती है। इस कॉर्ड के सरफेस में वाइट मैटर होता है, अपर सरफेस में वाइट मैटर होता है और इनसाइड सरफेस में ग्रे मैटर होता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करता है ब्रेन में। न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाएं तो रिप्लेस नहीं होते। इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं
और न्यूरॉन्स क्या हो जाए, अगर डैमेज हो जाए तो कभी भी दोबारा रिप्लेस नहीं हो सकते नए न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स कुछ कंपोनेंट के द्वारा बना होता है, जैसे कि सेल, डेंड्रियाज, एक्सॉन, एक्सॉन हिल्लॉक, स्नैप्स, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। न्यूक्लियस या सेल, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे न्यूक्लियस या सेल। जो सेल होते हैं वो अलग अलग साइज़ और शेप में होते हैं। डेंड्रियाज जो होती हैं वो इनपुट लाइंस होती हैं न्यूरॉन्स के, मतलब जिससे इनपुट सिग्नल्स आते हैं। वो इनपुट सिग्नल्स क्या होते हैं, वो सेंसरी इनपुट सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। तो डेंड्रियाज क्या हुए, इनपुट लाइंस हुई, वो क्या इनपुट लेंगे, सेंसरी इनपुट लेंगे। ये सेंसरी इनपुट होते हैं, ये सेंसरी इनपुट से सिग्नल्स लेते हैं दूसरी नर्व सेल से। एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन का शेप जो होता है वो बिल्कुल डेंड्रियाज जैसा ही होता है, पर ये क्या होते हैं, ये आउटपुट लाइंस होती हैं, ये न्यूरॉन से आउटपुट जाता है। इससे डेंड्रियाज से इनपुट आता है और एक्सॉन से आउटपुट जाता है। एक्सॉन हिल्लॉक, यहाँ पर एक्सॉन सेल या न्यूक्लियस से जुड़ता है, वह एक्सॉन हिल्लॉक कहलाता है। जहाँ पे हमारा एक्सॉन सेल या न्यूक्लियस से जुड़ रहा है, जहाँ पे जो एक्सॉन है, जो हमारी आउटपुट लाइन है, वो न्यूक्लियस या सेल से जुड़ रहा है, तो वो वाला एरिया कहलाता है एक्सॉन हिल्लॉक। ऐसी स्नैप्स है जहाँ पे एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन मिलता है, वो स्नैप्स कहलाता है। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। इसमें हमारे फ्रंटल लोब दिख रहा है, पैरेंटल लोब दिख रहा है, ऑसिपिटल लोब दिख रहा है, सेरिब्रम दिख रहा है। इसमें मेडुला ऑब्लंगेटा भी दिख रहा है, देखिए, जिससे नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रही है। तो इसके अंदर हम हर एक चीज़ देख सकते हैं। देखिए, मेडुला ऑब्लंगेटा आगे है, सेरिब्रम पीछे है ना, उसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो थैलेमस दिख रहा है ना। ऐसी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, सेरिब्रम ये रहा, और इसके अंदर देखो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर में सारे लोब हैं, फ्रंटल लोब, पेरेंटल लोब और ऑसिपिटल लोब। अब ये हमारे नर्वस सिस्टम का डायग्राम है। देखिए, ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड आ रही है और स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट ऊपर क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, वो ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में 3 चीज़ें देखी थी हमने, मेडुला ऑब्लंगेटा, मिड ब्रेन और पॉन्स। तो ये रहा नीचे वाला, सबसे निचला हिस्सा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, उससे ऊपर वाला पॉन्स दिख रहा है, उससे ऊपर वाला मिड ब्रेन दिख रहा है। दिमाग के पीछे वाला हिस्सा होता है सेरिबिलियम, दिख रहा है। ये देखो, विजन और विजुअल एसोसिएशन एरिया जो है हमारा, विजन का पूरा जो ये पिंक से कलर का एरिया है, ये ऑसिपिटल लोब है। जो हमारा येलो एरिया है वो हमारा पैरेंटल लोब है, जो हमारे शरीर के मूवमेंट और स्टिमुलस परसेप्शन के लिए होता है, जैसे हमें रीडिंग, टेस्ट, स्पीच, ये सारे इस लोब के थ्रू होता है। आगे वाला हिस्सा जो हमारा ब्लू सा कलर है, फ्रंटल लोब है, वो हमारा कॉन्शियसनेस के लिए है कि हम क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें फ्रंटल लोब के थ्रू होती है। ये पूरा ब्रेन है हमारा ना, ब्रेन के हम अलग अलग लोब देख रहे हैं। 4 लोब पढ़े थे ना हमने, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पेरिटियल लोब, ऑसिपिटल लोब, ये सारी चीज़ें बता रहा है। अब टेम्पोरल लोब जो है वो हमारा ग्रीन कलर वाला हिस्सा है, जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करता है, वो हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने बताया था एक्सॉन हिल्लॉक, एक्सॉन होता है, डेंड्रियाज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सॉन हिल्लॉक है, जहाँ पे हमारा एक्सॉन, ये देखिए जो बीच में है वो एक्सॉन है। एक्सॉन आगे बढ़ रहा है और किससे मिल रहा है, न्यूक्लियस या सेल से मिल रहा है। तो जहाँ पे मिल रहा है वो एरिया कहलाता है एक्सॉन हिल्लॉक, ठीक है। जहाँ पे सेल दूसरे सेल से मिल रहे हैं वो कहलाता है स्नैप, है ना, ये स्नैप टर्मिनल है। और जो हमारी इनपुट लाइनें हैं, देखो, वो हमारी है डेंड्रियास। जो हमारी आउटपुट लाइन है वो हमारी एक्स, और बीच में हमारा न्यूक्लियस या सेल बॉडी। ये हमारे न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर है। अब है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने कहा था 2 तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक तो सीएनएस, एक पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में मैंने क्या बताया था, किससे मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा हो गया। नेक्स्ट है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन में इनफाइनाइट सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। शरीर में सीएनएस के अलावा जो नर्वस सिस्टम होता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एफरेंट नर्व्स होती हैं और एफरेंट नर्व्स होती हैं, ठीक है, ए और ई, एफरेंट नर्व्स और एफरेंट नर्व्स। सेंसरी इन्फॉर्मेशन को शरीर के विभिन्न भागों में ब्रेन तक ट्रांसमिट करने में जो नर्व कार्य करती है उसे एफरेंट नर्व कहते हैं। यानी कि विभिन्न भागों में ब्रेन तक ट्रांसमिट करने में जो नर्व काम आती है उसे एफरेंट करते हैं। यानी कि शरीर के विभिन्न हिस्सों से सिग्नल कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। अगर ब्रेन में जा रहा है तो जो नर्व्स ये काम करती हैं सिग्नल ले जाने का ब्रेन तक, वो नर्व्स कहलाती हैं एफरेंट नर्व। जबकि ब्रेन से रिएक्शन सिग्नल जो शरीर के बाकी हिस्सों में जा रहा है, वो रिएक्शन सिग्नल ले जाने का जो काम कर रही होती हैं नर्व्स, उनको कहते हैं एफरेंट नर्व्स। तो मोटर नर्व द्वारा ब्रेन से प्राप्त रिएक्शन सिग्नल रिलेटिव मसल्स को एक्टिव करता है। और पीएनएस में कई प्रकार के सब सिस्टम्स होते हैं। देखिए, एफरेंट नर्व क्या कर रहा है,
हमारे शरीर के स्किन से जितने भी सिग्नल्स हैं वो कहाँ तक ले जा रहा है, ब्रेन तक ले जाएगा। और ब्रेन से जो सिग्नल मशीन्स के बाकी हिस्सों से काम कराने के लिए, जैसे कोई चीज़ हमने गर्म पकड़ी या हमने किसी कांटे पे पैर रख दिया, तो पैर हटाने वाला जो सिग्नल ब्रेन हमारे पैर को भेजेगा वो किसके थ्रू जाएगा, एफरेंट नर्व के थ्रू। हमारी पैर की नर्व ने कांटे को सेंस किया तो वो जाएगा एफरेंट यानी ऊपर वाली नर्व से। ब्रेन ने उसको सेंस किया, ब्रेन ने उसको एनालिसिस किया कि हाँ कांटा चुभ रहा है, तो रिएक्शन कर देगा पैर हटाने का, तो वो जाएगा नीचे वाली नर्व से जो है एफरेंट नर्व। तो ब्रेन से सिग्नल मसल्स तक जो जाएगा वो जाएगा एफरेंट नर्व से। यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम, नर्व फिजियोलॉजी पूरा हुआ। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी, यानी कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मानव शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम मूल रूप से न्यूमेटिक सिस्टम है जिसमें एयर को ऑल्टरनेट मैनर में इनहेल और एग्जिट करते हैं, यानी कि एक बार हम सांस लेते हैं और एक बार हम सांस छोड़ते हैं और ये प्रोसेस ऑल्टरनेट चलता रहता है। इनहेल में ऑक्सीजन गैस लंग्स में जाती है और एक्सेल में CO2 गैस लंग्स से बाहर आती है। जब हम सांस लेते हैं तो इन्वायरमेंट से हम कौन सी गैस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो लंग्स में जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से इन्वायरमेंट में कौन सी गैस जाती है, CO2 जाती है। और यह प्रोसेस लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में निम्न ऑर्गन्स कार्य करते हैं, मतलब ये काम करने के लिए हमारे शरीर के कौन कौन से पार्ट्स अपना रोल प्ले करते हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारी नाक, नोज़। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम एयर को लेते हैं और इसी के द्वारा हम एयर को छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में। तो इसके द्वारा एयर को लिया जाता है और इसी के द्वारा एयर को निष्कासित किया जाता है। फिर है नेज़ल कैविटी। इसके द्वारा क्या करते हैं, इसके द्वारा नाक गले से जुड़ा होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये नेज़ल कैविटी है, नाक को क्या कर रही है, गले से जोड़ रही है। तो नेज़ल कैविटी क्या करती है, हमारे नाक को गले से जोड़ता है। फिर है फेरिक्स, ये क्या करता है, ये हमारे मुंह को और नाक को जोड़ता है, जहाँ मतलब ये वो जगह है जहाँ पे हमारा मुंह और नाक जुड़ती है, ये जॉइंट प्लेस है हमारे मुंह और नाक की। ये मुंह को सांस की नली से जोड़ता है। फिर है एपिग्लॉटिस वॉल्व। इस वॉल्व के द्वारा क्या होता है, एक तरीके का वॉल्व होता है, ये क्या करता है, भोजन को सिर्फ भोजन वाली पाइप में, फूड पाइप में जाता है और एयर को एयर पाइप में भेजने का काम करता है, ताकि कभी भी फूड हमारी एयर पाइप में ना जाए। अगर हम खाते खाते कभी कुछ बोल रहे होते हैं तो ही कोई चांस है कि हमारा खाना किस में चला जाए, सांस की नली में चला जाए, नहीं तो इस वॉल्व के द्वारा भोजन को भोजन की नली में भेजा जाता है और सांस को सांस की नली में भेजा जाता है। इस वॉल्व के द्वारा भोजन को फूड पाइप में और एयर को एयर पाइप में भेजने का कार्य होता है। ये वॉल्व सॉलिड या लिक्विड फूड को लंग्स में जाने से रोकता है, चाहे हम लिक्विड फूड ले रहे हों चाहे हम सॉलिड फूड ले रहे हों, ये दोनों तरीके के फूड को लंग्स में जाने से रोकता है। इसके इन्फेक्टेड होने पर हमें गले व सांस की बीमारियां होती है। अगर कभी भी हमें गले या सांस की बीमारी हो रही है, हमारा गला खराब हो रहा है या हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो इन्फेक्शन कहाँ हो रहा होता है, इसी वॉल्व में, एपिग्लॉटिस वॉल्व में हो रहा होता है। लिरिक्स या वोकल कॉर्ड। एग्ज़ाम में MCQ में पूछा जाता है कि वोकल कॉर्ड को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि वोकल कॉर्ड को लिरिक्स के नाम से जाना जाता है। ये ऑर्गन एपिग्लॉटिस वॉल्व के बाद होता है, तो ये ऑर्गन किसके बाद आता है, एपिग्लॉटिस वॉल्व के बाद आता है। और इस ऑर्गन के द्वारा क्या होता है, साउंड जनरेट होती है, जो हम बोल पाते हैं वो इसी ऑर्गन के द्वारा बोल पाते हैं। फिर है विंड पाइप, जिसे ट्रेचिया भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में MCQ में पूछा जाता है कि विंड पाइप को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये ट्रेचिया के नाम से जाना जाता है। ट्रेचिया या विंड पाइप के द्वारा वायु को लंग्स तक भेजा जाता है। तो विंड पाइप के द्वारा क्या करते हैं, जो हमने ऑक्सीजन ली है उसको लंग्स तक भेजा जाता है। फिर है ब्रोंची। सांस की नली दोनों फेफड़ों में जाती है। जो हमारी सांस की नली है, हमारे दो फेफड़े होते हैं, तो उन दो फेफड़ों में वो सांस की नली बंटती है, तो जहाँ पे वो नली दो में डिवाइड हो रही है उसको हम कहते हैं ब्रोंची। ये पार्ट लंग्स में एयर के इनपुट व आउटपुट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये पार्ट्स जो हमारे लंग्स में एयर जा रही है और आ रही है, निकल रही है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है ब्रोंचोई। देखिए आप इसमें देखेंगे कि जो हमारी ये जो यहाँ पे जो नली है ये दो हमारे लंग्स में डिवाइड हुई, तो ये कहलाई ब्रोंची। और इनका जो एक्सटेंशन है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, जो आगे नसें निकल रही हैं पिंक कलर की जो हैं, ये कहलाती हैं ब्रोंचुइस, है ना। ठीक है, तो ब्रोंची के स्मॉलर एक्सटेंशन को ब्रोंचुई कहते हैं और इस भाग के द्वारा फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान होता है। फिर है एलोवेली सैक। फेफड़ों के अंदर क्या होता है, एक झल्ली जैसी, झल्ली युक्त छोटी थैलियाँ होती है, मतलब झल्ली नुमा छोटी थैलियाँ होती हैं, और ये कहलाती है एलोवेली सैक। और इसमें क्या होती है, इसमें पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं जिनके द्वारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। देखिए ये एलोवेली दिख रही है ना, ये क्या है,
थोड़ा जालीनुमा चीज़ें हैं और इसके अंदर क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज है जिसके द्वारा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। फिर है हमारा थोरिक्स कैविटी। लंग्स क्या है, देखिए लंग्स के नीचे जो बेलनुमा शेप है ना, ये वाली चीज़, लंग्स क्या है, एक फ्लेक्सिबल बैग है। ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, है ना, और ये लंग्स जो होते हैं वो एक क्लोज कैविटी के अंदर होते हैं, मतलब एक फिक क्लोज से चैम्बर में होते हैं, उसको हम कहते हैं थोरिक्स कैविटी। फिर लंग्स के नीचे जो घंटी नुमा शेप है, डोम जैसा शेप है, वो कहलाता है डायफ्राम। थोरिक्स कैविटी के नीचे घंटी नुमा या डोम शेप एक फ्लेक्सिबल आकृति होती है और यही आकृति क्या कहलाती है, यही आकृति डायाफ्राम कहलाती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या करता है, डायाफ्राम नीचे खिसक जाता है। जैसे हमने सांस ली, हमारे सांस लेने पर ये डायफ्राम नीचे खिसक जाएगा और जैसे हम सांस छोड़ेंगे जब कौन सी गैस निकलेगी, CO2 रिलीज़ होगी, तब ये ऊपर खिसक जाएगा। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, जब सांस ली तो नीचे खिसका, जब सांस छोड़ी तो ये ऊपर खिसका, और ये प्रोसेस ऑल्टरनेट चलता रहता है। ये डायग्राम में देखिए, नाक के आगे क्या आ रहा है, नेज़ल कैविटी आ रही है। नेज़ल कैविटी के आगे फेरिक्स है, लिरिक्स है। जैसे वोकल कॉर्ड और फूड पाइप को सीधा हमने इसी नाम से यूज़ किया, तो ये आपको याद होने चाहिए। फिर ट्रेचिया है, लंग्स हैं, और ये हमारी फूड पाइप, और ये पाइप किस में डिवाइड हो रही है, 2 में डिवाइड हो रही है, वो हो रही है ब्रोंची, और ब्रोंची का जो एक्सटेंशन है वो कहला रहा है ब्रोंचोई, और उसी में फिर क्या, एल्वेली सैक है, और नीचे क्या है, डायाफ्राम है। तो ये डायग्राम आपको याद करना है। अब ये देखिए, ये लंग्स हैं 2, इसमें ब्रोंचोई ट्यूब दिख रही है, और ये ब्रोंचोई ट्यूब के अंदर जो ये दिख रही है, ये एलोवेली के अंदर जो दिख रहा है, ये जो गोल गोल चीज़ें दिख रही हैं, ये हमारी एल्वेली सैक है। थैंक यू।